बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सबका वीडियो में हमने साइकोलॉजी एंड एजुकेशन के कंसेप्ट के तहत मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ को डिस्कस किया था। साइकोलॉजी किस तरीके से डेवलप होकर ग्रेजुअली इस स्टेज तक एज ए सब्जेक्ट पहुंचा, तो उसमें हमने बुनियादी तौर पर 3 नज़रियात को डिस्कस किया था। नंबर 1 स्ट्रक्चरलिज़म, नंबर 2 फंक्शनलिज़म, नंबर 3 साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी स्ट्रक्चरलिज़म में विल्हेम वांट के किरदार को हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से उन्होंने लिप्सिग यूनिवर्सिटी में लेबॉर्ट्री कैम्प करके नफ्सियात को बतौर सब्जेक्ट मुतारफ़ कराया। बुनियादी तौर पर फ़लसफ़ा के मौजू के तौर पर ही अरस्तु और अफलातून के दौर से ही नफ्सियात को डिस्कस किया जाता था कि इंसान नेचर, नर्चर एंड फ्री विल के मौजूआत के तहत, फ्री विल के तहत किस तरीके से अपना बिहेवियर ज़ाहिर करता है, अपना किरदार ज़ाहिर करता है। दूसरे नंबर पर फंक्शनलिज़म में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स के किरदार को डिस्कस किया कि किस तरीके से उसने इंसानी आज़ा के माहौल के साथ मुताबिकत को डिस्कस करके ये साबित करने की कोशिश की कि इंसान किस तरीके से अपना बिहेवियर ज़ाहिर करता है और स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तीसरे नंबर पर हमने डिस्कस किया था साइकोएनालिटिक थ्योरी में सिगमंड फ्रॉइड के नज़रियात को। बुनियादी तौर पर मेडिकल डॉक्टर के तौर पर इन्होंने न्यूरो साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम किया और हिस्टीरिया के मरीज़ों का इलाज दरियाफ्त किया। साइकोथेरापी के हवाले से इन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि इंसान जो किरदार ज़ाहिर करता है वो दरअसल उसके बचपन के एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस्ड होता है वो किरदार, और इसके साथ साथ उसके जो ख्वाब होते हैं वो उस किरदार को मुतय्यन करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। और उसने ये नज़रिया पेश किया कि इंसान के अनकॉन्शियस के अंदर वो याददाश्तें जो होती हैं वो मौजूद होती हैं जो ज़रूरत पड़ने पर वो सामने ले आता है, और अगर हम किसी भी फ़र्द जो कि किसी मसले का शिकार है उसकी अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को जानने में कामयाब हो जाएं तो हम उसके मसले की तह तक पहुंच सकते हैं और इस तरह उसका इलाज भी मुमकिन हो सकता है। और उन्होंने इस तरह साइकोथेरापी का कंसेप्ट हमारे सामने पेश किया और इस तरह साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में एक अहम किरदार अदा किया। आज हमारा जो मौजू है, जिस चीज़ को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है कॉग्निटिव थ्योरी, नहीं बल्कि उससे पहले गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। कॉग्निटिव थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इसमें 3 नाम सामने आते हैं। नंबर 1 मैक्स वर्थीमर, कर्ट कोफका और वोल्फगैंग कोहलर। इन्होंने जो कंसेप्ट पेश किया इंसानी किरदार के हवाले से, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया, ये तस्वुर दिया कि दरअसल इंसान का वास्ता जिस माहौल के साथ पड़ता है या जो स्टिमुलस उसके सामने आता है जिसकी बुनियाद पर वो किरदार ज़ाहिर करता है, उसे सबसे पहले वो इज्तिमाई अंदाज में देखने की कोशिश करता है और उसके बाद वो फिर अपनी जहनी परसेप्शन के तहत जहन में उसके अज्जा को देखने की कोशिश करता है और उसके बाद वो कोई अपना किरदार ज़ाहिर करता है उसके रेस्पॉन्स के तौर पर। इसको उन्होंने नाम दिया होल टू पार्ट्स थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस, यानी जो भी एक्सपीरियंसेस हमें सेंसरी ऑर्गन्स के ज़रिए से हासिल होते हैं उनको बतौर इज्तिमाई शक्ल के वो देखकर उन्हें पार्ट्स में तकसीम करके फिर वो उसके मुताल्लिक मुनासिब रेस्पॉन्स देने की कोशिश करता है। इसकी बुनियाद पर, इस तस्वुर की बुनियाद पर सेंसेशन और परसेप्शन के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है एक इज्तिमाई नौइयत का, वो उन्होंने डिस्कस किया और उसके साथ साथ जो इंसान के इनर एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको देखने की उन्होंने कोशिश की।
यानी इन्होंने भी इंट्रोस्पेक्शन के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने रेस्पॉन्स को जहाँ तक स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के मुकाबले में कि उसमें इंसानी जहन को पार्ट्स में तकसीम करके देखने की कोशिश की जाती थी और इंसानी रेस्पॉन्स को किसी भी मुहीज के मुकाबले में, स्टिमुलस के मुकाबले में पार्ट्स में देखने की कोशिश की जाती थी, तो इन्होंने उससे पहले इज्तिमाई शक्ल में उसका तस्वुर पेश किया। मिसाल के तौर पर जैसे एक पंखा हमें चलते हुए नज़र आता है, ज़ाहरी तौर पर हमें उसके पर नज़र नहीं आ रहे होते, हम उसे पहले इज्तिमाई शक्ल में देखते हैं, उसके बाद हम उसके परों के मुतालिक सोचते हैं। इसी तरीके से जब बच्चे खेलते खेलते उनकी गेंद गुम हो जाती है तो ये मिसाल भी पेश की जाती है कि वो अपने साबिक़ा तजर्बात को सामने रखते हुए उस सूरत हाल में मौजूदा फ़ैसला करने की कोशिश करते हैं और उस अपनी गेंद को हासिल करने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर पर हम जिस थ्योरी को डिस्कस करेंगे वो है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में भी 3 लोगों के नाम आते हैं। नंबर 1 पे पावलोव, आयन पावलोव, जे.बी. वाटसन, जॉन बी वाटसन और बी.एफ. स्किनर का नाम सामने आता है। जे.बी. वाटसन ने बुनियादी तौर पर कुत्ते के ऊपर तजर्बात किए और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि जब हम असल मुहीज के साथ किसी नकली मुहीज को जोड़ देते हैं, स्टिमुलस को जोड़ देते हैं जो किसी भी किरदार का सबब बनता है, तो फिर थोड़ी देर की प्रैक्टिस और थोड़ी देर के तजर्बात के बाद वो किरदार जो असल मुहीज की बुनियाद पर ज़ाहिर होता था वो उस नकली मुहीज की बुनियाद पर भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। इस बुनियाद पर इंसानी किरदार को डेवलप करने के हवाले से उसने खातिर खा कंट्रीब्यूशन पेश किया। उसके बाद इन्हीं के तजर्बात को जे.बी. वाटसन ने एक बच्चे के ऊपर तजर्बात करके आगे बढ़ाया और उन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि इसको लर्निंग की सिचुएशन में भी इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसी के ज़रिए से कुछ किरदार बच्चों के अंदर पैदा भी किया जा सकते हैं और उनको ख़त्म भी किया जा सकता है। उन्होंने भी बच्चे के ऊपर तजर्बात किए, किसी खिलौने को सामने रखा और उसके साथ खेलने के लिए बच्चे को आज़ाद छोड़ दिया और यूँ ही वो उस खिलौने को हाथ लगाता उसके साथ ही कोई धमाकेदार चीज़ उसने उसको बजा देना होता था जिससे बच्चा डर जाता था। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आ गया यूँ ही वो खिलौना सामने आता था तो बच्चा उसको हाथ लगाने से कतराता था और उससे खौफज़दा हो जाता था। इस बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट जो है उसकी बुनियाद ख़ास तौर पर इस पर है कि ज़हनी एहसासात, मेमोरी, यादाश्त को हम साइंटिफिकली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, जबकि जो बिहेवियर ज़ाहरी तौर पर जो चीज़ हमारे सामने होती है, जो रिस्पांस फ़र्द ज़ाहिर कर रहा होता है, उसको हम नोट भी कर सकते हैं, उसे हम ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं और उसे साइंटिफिकली प्रूव भी कर सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाया बी.एफ. स्किनर ने। उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग का कंसेप्ट पेश किया और उसने इसको जोड़ा, इस नज़रिए को जोड़ा सज़ा और जज़ा के नज़रिए के साथ। यानी सज़ा और जज़ा की बुनियाद पर किसी किरदार को पैदा किया जा सकता है और किसी किरदार को ख़त्म किया जा सकता है। इसको बिहेवियरिज्म का नाम दिया गया और इसने काफ़ी अरसे तक साइकोलॉजी की दुनिया में एक डोमिनेंट रोल प्ले किया। इसके बाद हम जिस थ्योरी को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है कॉग्निटिव अप्रोच। यानी इसमें ये नज़रिया पेश किया गया कि साइकोलॉजी दरअसल इंसानी जहन को साइंटिफिकली ऑब्ज़र्व करने का नाम है, उसे पढ़ने का नाम है। और उन्होंने ये कंसेप्ट पेश किया कि साइकोलॉजी इज़ ए स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी एंड जजमेंट। किस तरीके से इसकी परसेप्शन डेवलप होती है, इसकी थिंकिंग कैसे डेवलप होती है, यादाश्त कैसे सामने आती है। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने बाकायदा साइंटिफिकली तजर्बात पेश किए और उसमें उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि जब
افراد کو کہانی سنائی جاتی ہے تو اور پھر انہیں اسے دہرانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہ دیکھا گیا کہ باقاعدہ اس کہانی کو اس کی اصل سینس میں لوگ مکمل طور پر یاد نہیں رکھ پاتے۔ اور پھر اس میں کنسیپٹ پیش کیا گیا نیورو امیجنگ کا۔ واٹ از نیورو امیجنگ؟ نیورو امیجنگ از دا یوز آف ویریس ٹیکنیکس ٹو پرووائڈ پکچرز آف دا اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف دا لیونگ برین، یعنی کسی بھی جاندار کے دماغ کے اسٹرکچر، اس کی ساخت اور وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم کس طریقے سے آبزرو کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اسے دیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کے متعلق اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کوگنیٹو اپروچ کو اس وقت ڈیولپ کیا گیا، یعنی اس وقت یہ ڈیولپ ہو کر سامنے آئی کہ جس وقت کمپیوٹر ڈیولپ ہو کر سامنے آ چکا تھا۔ کمپیوٹر جس طریقے سے معلومات کو پروسیس کرتا ہے تو اسی انداز میں انسانی ذہن کے پروسیسنگ کے عمل کو بھی دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ کیسے انسان معلومات حاصل کرتا ہے اور کس طریقے سے ان کو پروسیس کر کے کسی بھی چیز کے متعلق کوئی خاص قسم کی پرسیپشن ڈیولپ کرتا ہے۔ اس کو کہا گیا کاگنیٹو اپروچ۔ اس کے بعد آخر میں سائیکالوجی کی ڈیولپمنٹ میں، ایوولوشن آف سائیکالوجی میں جو نظریہ ہم آخر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سوشل کلچرل سائیکالوجی۔ اس میں کام کرنے والے لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ دراصل انسان جس ماحول کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، اپنے کردار کو اپنے سے متعلق دوسرے افراد جو اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں معاشرے کے اندر، ان کے کردار کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کا تجزیہ کرتا ہے اور اس کو فارم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو نام دیا گیا سوشل کلچرل سائیکالوجی کا۔ دی فیلڈ آف سوشل کلچرل سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف ہاؤ دی سوشل سچویشنز اینڈ دا کلچرز ٹو وچ پیپل فائنڈ دیم سیلوز انفلوئنس تھنکنگ اینڈ بیہیویئر، یعنی جس ماحول کے اندر لوگ رہ رہے ہیں وہ ان کی سوچ اور ان کے رویے کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ اس کو نام دیا گیا سوشل کلچرل سائیکالوجی کا۔ اور اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ وی فریکوینٹلی چینج آور بلیفس اینڈ بیہیویئرز ٹو بی سملر ٹو دوز آف دا پیپل وی کیئر اباؤٹ، یعنی جن کے ساتھ ہمیں زیادہ ایفیلیشن ہوتی ہے، زیادہ افیکشن ہوتی ہے، جن کے ساتھ ہمارا زیادہ ماحول رہنے کا ہوتا ہے، انہی کو مد نظر رکھ کر ہم اپنی تھنکنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں، اپنے بیہیویئر کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنے بیہیویئر کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک سوشل سائیکالوجی کا کنسیپٹ ڈیولپ ہو کر سامنے آیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایک کلچر ریپرزینٹس دی کامن سیٹ آف سوشل نارمس۔ جو کلچر ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ ایک عمومی نظام کو ظاہر کرتا ہے جو کسی بھی معاشرے کے اندر موجود ہوتا ہے، انکلوڈنگ ریلیجیس اینڈ فیملی ویلیوز، جس میں اس کے مذہبی تصورات بھی شامل ہوتے ہیں، اس کی خاندانی اقدار بھی شامل ہوتی ہیں، اور اس طرح اینڈ ادر مارل بلیفس، جو اس کے اخلاقی عقائد ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، شیئرڈ بائی دا پیپل ہو لیو ان اے جیوگرافیکل ریجن، یعنی جو ایک خاص جغرافیائی خطے کے اندر، ایک خاص جغرافیائی علاقے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو افراد اپنے کردار کو انہی لوگوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چیز اس کنسیپٹ نے اس وقت دنیا کے اندر ڈومیننٹ پوزیشن حاصل کر لی ہے، اور ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر مجبور محض ہوتے ہیں، ہم اپنے کردار کو ہر وقت میچ کرتے رہتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے قابل قبول ہے، کس چیز کو لوگ اچھا جانتے ہیں، کس چیز کو وہ لوگ اچھا نہیں جانتے، جس کی بنیاد پر ہم اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے عقائد کو اسی طریقے سے ماڈیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب یہ تھا ہمارا موضوع سائیکالوجی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے
اس کے بعد ہم اس کے مختلف جو سائیکالوجی کے مختلف موضوعات آتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کہ سائیکالوجی کے کنسیپٹ کو ہم سمجھیں، ضروری تھا کہ اس کی ایک ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کو بھی ہم دیکھ لیتے، اور کس طریقے سے کن کن نظریات سے گزر کر سائیکالوجی اس وقت کس سطح تک پہنچ چکی ہے، یہ ہم نے ڈسکس کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔